जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा ही होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर वन, सीबीटी का फुल फॉर्म। सीबीटी का फुल फॉर्म क्या होगा बताना है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, कंटिन्यू थेरेपी और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या कंटिन्यू बिहेवियर थेरेपी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर थर्ड नंबर हो जाएगा, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। क्वेश्चन नंबर टू, हिंदी में इसको कहा जाता है संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं उसका, ठीक है। तो जिसका इंग्लिश में लिखा होगा उसका यहाँ पे हमने क्या किया है, हिंदी में लिख दिया है, और जिसका यहाँ पे हिंदी में लिखा होगा, ठीक है, उसका मैंने यहाँ पे इंग्लिश पे लिख दिया है। तो आप लोग उस पर ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। आरंभिक व्यवहार चिकित्सा द्वारा सिर्फ किस पर ध्यान केंद्रित किया जाता था? आरंभ में जब चिकित्सा किया जाता था, सीबीटी के जब पहले, यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के पहले जो चिकित्सा किया जाता था, वो चिकित्सा किस आधार पे था? ठीक है, किस पर ध्यान केंद्रित करता था? प्रेक्षणीय व्यवहार पर, अप्रेक्षणीय व्यवहार पर, आरंभिक व्यवहार पर या पूर्ण आरंभिक व्यवहार पर। तो यह जो चिकित्सा है, यह चिकित्सा कोष्ठ एक यानी प्रेक्षणीय व्यवहार पर क्या किया था? ध्यान केंद्रित किया जाता था। क्वेश्चन नंबर थ्री, आरंभिक व्यवहार चिकित्सा द्वारा इनमें से किस आंतरिक पहलू पर ध्यान केंद्रित नहीं दिया जाता था? यानी दो ऐसे हैं जिस पर ध्यान केंद्रित दिया जाता था, बाकी ध्यान केंद्रित नहीं दिया जाता था। तो पढ़ लेते हैं। एक होता है विचार प्रतिक्षण, प्रेक्षणीय व्यवहार या आत्मकथन। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये ना पहला वाला होगा। देखिए वहां बोल रहा है क्या कि आरंभिक व्यवहार चिकित्सा द्वारा इनमें से किस आंतरिक पहलू पर ध्यान, यहाँ पर होगा, ठीक है, हाँ, आंतरिक पहलू पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता था। देखिए वहां नहीं किया जाता था ना, तो कुछ भी ऑप्शन वो दे सकता है। तो किस पर ध्यान केंद्रित किया जाता था उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो एक होता है विचार प्रतिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाता था, और दूसरा है आत्मकथन। ये दोनों पर ध्यान केंद्रित किया जाता था। आ गया। यहाँ पे आप लोग देखेंगे संगणनात्मक प्रक्रियाओं द्वारा, किसके द्वारा? संगणनात्मक प्रक्रियाओं द्वारा व्यक्ति का संवेग जो है हट गया। पहले क्वेश्चन पढ़ लेना होगा, ठीक है। कहता है संगठनात्मक चिकित्सा, संगठनात्मक व्यवहार और चिकित्सा में किन दो तथ्यों का महत्वपूर्ण माना जाता है? तो हम लोग पढ़ रहे थे संगठनात्मक व्यवहार चिकित्सा में किन दो तथ्यों को महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, यहां समझ में आ गया। संगठनात्मक प्रक्रियाओं द्वारा व्यक्ति का संवेग, अभिप्रेरण तथा व्यवहार प्रभावित होता है। संगठनात्मक प्रतिक्षण द्वारा व्यक्ति का संवेग, अभिप्रेरण तथा व्यवहार प्रभावित होता है। संगठनात्मक तथा व्यवहार प्रतिक्षण करने वाली विधियां प्राकल्पना जांच प्रकरण के अनुसार अपना कार्य करती है, या संगठनात्मक तथा व्यवहार परिवर्तन करने वाली विधियां के प्रकरण के अनुसार अपना कार्य करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एक। क्या आंसर हो जाएगा? एक, और क्या हो जाएगा? चार। ठीक है, एक बात है जिसमें क्वेश्चन कट जाता है ना, उसमें मजा नहीं आता ज्यादातर। देखते हैं व्यवहार चिकित्सा में व्यक्ति के व्यवहार चिकित्सा में व्यक्ति के डैश तथा डैश में संबंध जोड़कर, यानी जो व्यवहार चिकित्सा होता है उसमें व्यक्ति किसमें संबंध जोड़ता है, और कुसमायोजित व्यवहार को हटाने तथा, यानी जो कुसमायोजित व्यवहार होता है व्यक्ति का उसको हटा देंगे और समायोजित व्यवहार को सिखाने की कोशिश की जाती है। तो किसमें संबंध जोड़कर ऑप्शन में है अप्रेक्षणीय व्यवहार, प्रेक्षणीय व्यवहार, अप्रेक्षणीय पुनर्बलन या
प्रेक्षणीय पुनर्बलन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2, अप्रेक्षणीय व्यवहार। ये पहला वाला में भराएगा, यानी व्यवहार चिकित्सा में व्यक्ति के अप्रेक्षणीय व्यवहार तथा प्रेक्षणीय पुनर्बलन। अप्रेक्षणीय व्यवहार और प्रेक्षणीय पुनर्बलन में संबंध जोड़कर कुसमायोजित व्यवहार को हटाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, और समायोजित यानी बढ़िया व्यवहार लाने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि व्यवहार चिकित्सा में रोगी के आंतरिक घटनाओं में इनमें से किस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ देखे जानते हैं, ये वाला ना आप लोग के लिए ऐसा हम कर दिए हैं कि इसको रेड कलर कर दिए हैं, इसको ब्लू कलर। ठीक है, तो नहीं दिया जाता है वाला कौन है? वर्तमान है। बाकी सब में दिया जाता है। यानी जो व्यक्ति का व्यवहार चिकित्सा होता है, कौन चिकित्सा? व्यवहार चिकित्सा होता है, उसमें आंतरिक घटनाओं में, यानी आंतरिक घटनाओं में जो है ना चिंतन, मतलब वर्तमान में ध्यान नहीं दिया जाता, बाकी सब में ध्यान दिया जाता है। चिंतन है आपको आंतरिक ध्यान दिया जाता है व्यवहार चिकित्सा में। आत्मकथन, आपको कोई समस्या दुखड़ा है, ठीक है, जो आप बता रहे हैं उसको कहा जाता है आत्मकथन। ठीक, इसके बाद है प्रतिक्षण, इसके बाद है 5 नंबर में मूल्यांकन, यानी ये सही है, ये सही है, ये सही है और ये सही है, यानी 4 नंबर सिर्फ गलत है। कौन नंबर? 4 नंबर। देखिए, कोशिश हम यही करते हैं कि कोई ध्यान नहीं दिया जाता, तो एग्जाम में ऑप्शन कुछ भी दे सकता है ना, तो इसीलिए हम उसको न देखकर किस पे ध्यान दिया जाता है। जैसे अगर बोल दें क्या इसमें कौन सा सामान नहीं खाया जाता है? रसगुल्ला, मिठाई, काठ। अब काठ मतलब लकड़ी, अब हो सकता है उधर लोहा, तो हम क्या कर लेंगे? आप क्या कर लीजिएगा? कुछ नहीं। ठीक है, तो काठ को, लकड़ी को याद ना करके जिसको खाया जाता है उस पर ध्यान देंगे, यानी जो होता है। ठीक, इसके बाद कह रहा है संगणनात्मक व्यवहार चिकित्सा को और इनमें से क्या कहा जाता है। मतलब जो संगणनात्मक व्यवहार चिकित्सा है, इसमें से और अन्य नाम उसका है संगणनात्मक व्यवहार चिकित्सा का, तो क्या नाम है? संगणनात्मक व्यवहार प्रत्यक्षीकरण, संगणनात्मक व्यवहार सामंजस्य, संगणनात्मक व्यवहार परिमार्जन, संगणनात्मक व्यवहार परिकल्पना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3, संगणनात्मक व्यवहार परिमार्जन। यानी संगणनात्मक व्यवहार जो चिकित्सा है ना, उसको संगणनात्मक व्यवहार परिमार्जन के भी नाम से जाना जाता है। कहता है क्या? किन के अनुसार, यानी वो कौन है जो संगणनात्मक चिकित्सा रोगी के, किसका? संगणनात्मक चिकित्सा रोगी के संज्ञान को प्रभावित करके उसके कुसमायोजित व्यवहार को परिवर्तन करने की कोशिश करता है। ये बताया उन्होंने। क्या बताया? कि संगणनात्मक चिकित्सा के जो रोगी होते हैं ना, उसका संज्ञान को, किसको? यानी ज्ञान को, यानी बुद्धिया को प्रभावित करके उसके कुसमायोजित व्यवहार को परिवर्तन करने का, यानी उसको प्रभावित कर देंगे और जो उसका खराब व्यवहार है उसको हटाने का प्रयास करता है, कोशिश करता है। तो ये बात किसने कहा था? नीटिजिल ने, वर्नस्टीन ने, लिकर्ट ने या मिलिक ने? अगर आपको लगता है कि आपको पता है क्वेश्चन का आंसर, तो आप वीडियो पॉज करके उसको पहले बोल दे कि नहीं ये वाला होगा, या कॉपी में अपना मार ले। ठीक है, और जब सही मिलाने का होगा तो मिला ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1, यानी नीटिजिल। नीटिजिल ने बोला था ये बात। क्या बोला था? कि संज्ञानात्मक को ना, यानी प्रभावित करके उसका जो खराब व्यवहार है, कुसमायोजित व्यवहार है, उसको क्या करेंगे? बदलने का कोशिश करेंगे। ठीक है, वर्नस्टीन ने भी बोला था। तो 2 गो हो गया, एगो नीटिजिल, एगो हो वर्नस्टीन। और लिकर्ट ने भी यही बात बोला, लिकर्ट ने भी यही बात बोला। तो नीटिजिल, वर्नस्टीन और लिकर्ट, इन तीनों मनोवैज्ञानिक ने, इन तीनों ने क्या बोला? इस संगणनात्मक चिकित्सा रोगी के संज्ञान को प्रभावित करके उसके कुसमायोजित व्यवहार को परिवर्तन करने की कोशिश करता है। ठीक है, कहता है यहाँ पे कि संज्ञानात्मक चिकित्सा रोगी के, यानी संज्ञानात्मक चिकित्सा जो होता है वो रोगी के कौन कौन से संज्ञान को प्रभावित करके उसके कुसमायोजित व्यवहार को परिवर्तित करने का कोशिश किया है। वही तीनों जो बताए थे अभी। तो किसको किसको प्रभावित करता है? तो कार्य कौशल को प्रभावित करता है,
या समस्या समाधान उपाय को प्रभावित करता है, या विश्वास को, आत्मकथन को, स्कीमा को। इसमें से 4 है, ये 5 ऑप्शन है ना, तो इसमें से 4 ऑप्शन ऐसा है जिसको प्रभावित करता है, संज्ञान को प्रभावित कर देता है संज्ञानात्मक चिकित्सा। तो ये वो कार्य कौशल इसमें से नहीं है, तो इस पर हमको ध्यान देना कोई जरूरी नहीं है। बाकी समय आपको ध्यान देना होगा कि संज्ञानात्मक चिकित्सा जो है उस समस्या समाधान उपाय को प्रभावित करता है, ठीक है। विश्वास को भी प्रभावित करता है, अगर किसी को गलत विश्वास है तो विश्वास को प्रभावित करके बढ़िया विश्वास डालता है। समस्या का अगर गलत समस्या से समाधान कर रहा है तो उसको भी बताता है। आत्मकथन करके भी ना उसका व्यवहार को, कुसमाजित व्यवहार को परिवर्तित करने का कोशिश करता है, और स्कीमा को भी, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा में, किसमें? संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा में क्लाइंट यानी रोगी दुष्क्रियात्मक आत्मकथनों को, कैसा मतलब कथन है उसका? दूषित है। दुष्क्रियात्मक आत्मकथनों को डैश विकल्पों द्वारा बदलना सीखता है। तो कौन विकल्प द्वारा? समायोजक या समायोजित या समानता या संज्ञान? तो समायोजित, ठीक है ना। समायोजित विकल्पों द्वारा यानी समायोजन करके, एडजस्टमेंट करके जो है क्या करता है? बदलने सीखता है। कहता है संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा में रोगात्मक, यहाँ देखिए अ में आकार आ गया है, जबकि रो में आकार रो और गौ में आकार गा होगा। रोगात्मक व्यवहार का कारण माना जाता है। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा में जो है रोगात्मक व्यवहार का कारण माना जाता है। अब बताइए कि किसे माना जाता है? इसमें से 2 को ऑप्शन सही है, तो आपको दोनों में से मतलब 2 को बताना है आपको, और 2 गलत हो जाएगा। तो गलत संज्ञान, गलत चिंतन, गलत उपचार, गलत प्रभाव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 1, गलत संज्ञान। यानी संज्ञानात्मक व्यवहार जो चिकित्सा है कारण माना जाता है। क्यों होता है कुसमायोजित व्यवहार? तो संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा गलत संज्ञान को मानता है कि अगर आपको गलत ज्ञान है जिसके कारण व्यवहार कुसमायोजित हो जाता है। और दूसरा गलत चिंतन, अगर आप चिंतन भी अगर गलत करते हैं ना तो उससे भी व्यवहार आपका कुसमायोजित हो जाता है। तो ये दोनों सही है। इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि गलत संज्ञान या गलत चिंतन को, गलत संज्ञान यानी गलत आपको ज्ञान है और या गलत आप चिंतन कर रहे हैं, ठीक है, को संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा द्वारा जो दूर किया जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी आपको गलत ज्ञान है और गलत आप चिंतन कर रहे हैं, तो संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा ना उसको दूर करने का प्रयास जो करता है ना, या उस प्रक्रिया को, जैसे प्रयास जो करता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो संज्ञानात्मक कार्य कौशल कहा जाता है, संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है, संज्ञानात्मक पुनर्संरचना कहा जाता है, या संज्ञानात्मक प्रक्रिया कहा जाता है। तो कोई एक कहा जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3, संज्ञानात्मक पुनर्संरचना। कहता संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा के, किसका? संज्ञानात्मक व्यवहार का जो चिकित्सा होता है ना उसका लक्ष्य कितने हैं? 2, 3, 4 या 5? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2। क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि संगठनात्मक व्यवहार चिकित्सा के, जो संगठनात्मक व्यवहार चिकित्सा के प्रमुख 3 लक्ष्य, कितने लक्ष्य? 3 लक्ष्य होते हैं जो निर्धारित किया गया है। आपको बताना है उनमें से ये 3 लक्ष्य कौन है। तो ये चारों में से कोई 3 गो होगा, तो देखते हैं हम लोग। रोगी के लक्षणों को दूर कर समस्या समाधान करना, जो संगठनात्मक व्यवहार जो चिकित्सा है, ठीक है। इस चिकित्सा में एक और बात, इसको संगठनात्मक व्यवहार चिकित्सा जो है ना, इसके 3 लक्ष्य हैं। कितने लक्ष्य हैं? 3 लक्ष्य। इस 3 लक्ष्यों में क्या क्या आता है? रोगी के लक्षणों को दूर कर समस्या समाधान करना। तो हाँ, सही बात है, ये सही बात है। इसके बाद कह रहा है रोगी में ऐसी युक्ति का निर्माण करना जिससे वह खुद समस्याओं से निपट सके। एक काम करते हैं, थोड़ा देर के लिए पानी पी लेते हैं, वीडियो को पॉज कर रहे हैं। चलिए, सेकंड बार पढ़ रहे थे ना हम लोग।
तो रोगी में ऐसी युक्ति का निर्माण करना, 2 नंबर पढ़ रहे हैं हम लोग। रोगी में ऐसे युक्ति का निर्माण करना जिससे वह खुद समस्याओं से निपट सके। थर्ड नंबर में क्या है, रोगी के लक्षणों को दूर करने के लिए उसकी कार्य शक्ति को बढ़ाना। तो ये गलत है, ये क्या है, गलत है। सबसे पहला बात यहाँ सुधारना हमको क्या है, सबसे पहला बात यहाँ सुधारना हमको ये है कि यहाँ पे संगठनात्मक जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, संगठनात्मक, यहाँ पे संज्ञानात्मक होगा। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा के प्रमुख 3, यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ना हम लोग पढ़ रहे हैं, तो संज्ञानात्मक हो वहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ संगठनात्मक मिलेगा वहाँ वहाँ आप लोग क्या कर लेंगे, वहाँ वहाँ आप लोग संज्ञानात्मक कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, आप लोग देख लिए हैं क्वेश्चन। 3 लक्ष्य कौन कौन सा है, उसका व्यवहार का, संगठनात्मक व्यवहार का यानी संज्ञानात्मक व्यवहार का। तो रोगी के लक्षणों को दूर कर समस्या समाधान करना है, बिल्कुल सही बात है। रोगी के लक्षणों को ना दूर करके समस्या का समाधान करता है संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी यानी सीबीटी। इसके बाद रोगी में ऐसी युक्ति का निर्माण करना जिससे वह खुद समस्याओं से निपट सके। रोगी में ऐसी युक्ति का निर्माण करना जिससे वह खुद समस्या से क्या कर सके, निपट सके। तो ये भी सही है, रोगी में ऐसा होता है, मतलब कर दिया जाता है। इसके बाद कहता है रोगी के लक्षणों को दूर करने के लिए उसकी कार्य शक्ति को बढ़ाना। नहीं, आप कार्य शक्ति को उसको आप नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। रोगी को इस प्रकार मदद करना ताकि वह तार्किक तथा ये घनात्मक विचारों पर अपना ध्यान लगा सके, ठीक है। तो ये सही है, यानी सकारात्मक विचार, घनात्मक विचार पर अपना ध्यान लगा सके, ये मतलब हो सकता है सीबीटी के द्वारा, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के द्वारा। इसके बाद कहता संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा के मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं। जो संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा है इसका मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं, तो 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4, ठीक। अब कहता है जो प्रकार हैं तो उनके नाम क्या हैं। तो उनके नाम ना ये चारों का चारों हम दे दिए हैं आपको, ताकि आपको सस्पेंस ना हो, कोई चौथा दे के हम आपको सस्पेंस में डाल दे, ऐसा नहीं करेंगे हम। तो इस चारों का चारों नाम आपको याद रखना है कि रैशनल इमोटिव चिकित्सा, ये वाला इसलिए इम्पोर्टेंट है और अलग से हम इसलिए इसमें नहीं दिए हैं क्योंकि अब इस चारों के बारे में, यानी संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा के जो प्रकार हैं ये 4 हैं और इन्हीं चारों के बारे में डिस्कस किया जाएगा, यानी रैशनल इमोटिव चिकित्सा, ठीक है। रैशनल RET, रैशनल इमोटिव थेरेपी। बैक का संज्ञानात्मक चिकित्सा यानी कॉग्निटिव थेरेपी, तनाव टीका चिकित्सा और बहुआयामी चिकित्सा। इन चारों चिकित्सा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग ये मत सोचिएगा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में सब कहाँ से आ गया, ठीक है। तो इन चारों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है रैशनल इमोटिव चिकित्सा, ठीक है। तो यह जो है चिकित्सा, यह प्रकार है किसका, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का यह प्रकार है, यानी संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा का यह प्रकार है, ठीक। चलिए अब कहता है RET का फुल फॉर्म क्या होगा, हम तो बता ही दिए हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, रैशनल इमोटिव थेरेपी, रिलेटेड इंथिस थेरेपी, रैशनल इम्प्रेशंस थेरेपी, एक्सप्रेशंस थेरेपी या रियली एक्साइटेड थेरेपी। तो इसका हो जाएगा रैशनल इमोटिव थेरेपी। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिएगा आप लोग कि RET के जो प्रतिपादन किया गया और उसका क्या किया गया, संशोधन किया गया, मॉडिफिकेशन किया गया उसका 1958, 1973, 1975 में। यह जो किया गया था, ठीक है ना, किसके द्वारा किया गया था, अल्बर्ट एक्का, अल्बर्ट क्रैंच, अल्बर्ट जैनसन, अल्बर्ट इल्लिस। तो किसके द्वारा किया गया था, यह किया गया था अल्बर्ट इल्लिस के द्वारा, ठीक है। कहता RET चिकित्सा विधि की पूर्व कल्पना रोगी की जो है, रोगी का जो होता है सांवेगिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्या, सांवेगिक एवं मनोवैज्ञानिक
समस्या का कारण इनमें से क्या है? तो रेशनल इमोटिव थेरेपी जो है, चिकित्सा जो है, इस विधि की पूर्व कल्पना रोगी की, यानी रोगी का जो होता है ना, पूर्व कल्पना करके पहले से बैठा है सांवेगिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं का कारण इनमें से क्या है। जो समस्या हो जाती है सांवेगिक, ठीक है, और इमोशनल और मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल, ये जो समस्या हो जाती है इसका कारण क्या है? चलिए, बाहरी तनाव कारण है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं है। आंतरिक तनाव कारण? हाँ, आंतरिक तनाव के कारण जो होता है सांवेगिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्या होता है, ठीक है। ये पहले की पूर्व कल्पना है आरईटी की, यानी रेशनल इमोटिव थेरेपी। कहता मतलब तर्कसंगत विचार के कारण भी होता है। हाँ, तर्कसंगत विचार के कारण नहीं होता है, लेकिन अतर्कसंगत विचार अगर करेंगे, ठीक है, तो उसके कारण भी होता है। विश्वास के कारण भी होता है। हाँ, अगर आपका गलत विश्वास हो गया है तो उसके कारण भी सांवेगिक और मनोवैज्ञानिक समस्या के कारण हो सकता है। कहता है कि आरटी चिकित्सा रोगी के, क्या गया, इसमें तो आप लोग देख लिए कि आरटी चिकित्सा विधि की पूर्व कल्पना रोगी के सांवेगिक और मनोवैज्ञानिक जो समस्या का कारण है इनमें से क्या है, ठीक है। तो आंतरिक तनाव कारण होता है और तर्कसंगत विचार कारण, विश्वास के कारण होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे देखिए आप लोग के लिए किए हैं ऐसा। कहता है कि आरईटी चिकित्सा रोगी के डैश तथा विश्वासों की खोजबीन करता है, जिसे वह वर्षों से स्वीकार किया रहता है, जिससे उसका व्यवहार कुसमायोजित हो जाता है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि आरटी की जो चिकित्सा होती है, रोगी में ना अविवेकपूर्ण व्यवहार, कैसा व्यवहार? अविवेकपूर्ण व्यवहार जो होता है तथा विश्वास की खोजबीन करता है। कौन? आरईटी। आरईटी मतलब क्वेश्चन में भी आंसर छुपा हुआ है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आरईटी चिकित्सा रोगी के अविवेकपूर्ण व्यवहार तथा विश्वासों की खोजबीन करता है, जिसे वह वर्षों से स्वीकार किए रहता है, मतलब वर्षों से अंधविश्वास से फसल है, जिससे उसका व्यवहार कुसमायोजित हो जाता है, जिससे उसका व्यवहार कुसमायोजित, उससे वो बाहर निकलवे नहीं करता है, ठीक है। यानी नया चीज अपनाने नहीं खोजता है, मॉडिफाई नहीं करता अपने आप को। कहता है रेशनल, ठीक है, इमोटिव थेरेपी द्वारा दो प्रचलित विधियों का नाम क्या है? रेशनल इमोटिव थेरेपी का नाम दो विधि है, वो भी प्रचलित विधि है, ठीक है। कितने विधि हैं प्रचलित विधि? दो विधि। अगर आपसे पूछ लिया क्वेश्चन में कि रेशनल इमोटिव थेरेपी का प्रचलित कितनी विधियां हैं, तो दो विधियां हैं। अब यहाँ है कि उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, ठीक है। तो पहला है कि रोगी के सही विश्वासों का तथा अभिव्यक्ति के सामना करना, ये नहीं चलेगा, गलत बात। कहता है चिकित्सा को रोगी के प्रति सही नियमों की प्रवृत्ति का संरचना किया जाता है, ये भी नहीं चलेगा, गलत बात। रोगी के गलत विश्वासों का तथा विवेकपूर्ण तत्वों से सामना करना, हाँ ये सही है, ये सही है। यानी रोगी के जो गलत विश्वास है उसको ना विवेकपूर्ण तत्व, मतलब उसको बुद्धि दे के सही बता के और उसको सामना कराना होता है। और चिकित्सा व्यवहार उन्मुख प्रवृत्तियों को अपना कर रोगी के व्यवहार एवं चिंता पर, हाँ, अगर चिकित्सा व्यवहार उन्मुख प्रवृत्ति अगर हम लोग अपनाते हैं, खुलापन अपनाते हैं, तो रोगी के व्यवहार परिवर्तन किया जा सकता है। यानी 3 और 4 सही है, 3 और 4, ठीक है। कहता है कि आरईटी के द्वारा, किसके द्वारा? आरईटी यानी रेशनल इमोटिव थेरेपी के द्वारा किस आत्मकथनों को इनमें से कम किया जा सकता है, मतलब किसको कम किया जा सकता है, इसके बारे में बताया गया है। तो लेखन चिंता को कम करना आरईटी के द्वारा, बिल्कुल गलत, नहीं, यह नहीं होता है। समान चिंता को कम करना, हाँ, मतलब आरईटी के द्वारा समान चिंता को कम किया जाता है। बोलने की चिंता को
हाँ, बोलने के भी चिंता को कम किया जाता है। परीक्षण चिंता को कम करना, बिल्कुल सही, परीक्षण चिंता को भी कम किया जा सकता है। किसके द्वारा? आरईटी के द्वारा। देखिए, ये वाला जो है आप लोग के लिए बनाए हैं, आप लोग के लिए इसीलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ मारे नहीं है, मतलब इसमें कोई ऑप्शन अलग से नहीं दिए हैं, चारों आप लोग के लिए है। रेशनल इमोटिव चिकित्सा द्वारा जो होता है ना, इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है, कम किया जा सकता है, तो सभ्य है ही। यानी अत्यधिक क्रोध अगर आप करते हैं तो रेशनल इमोटिव थेरेपी जो है उस पर बहुत नियंत्रण पड़ता है, प्रभाव पड़ता है उसका, वो सही है उसके लिए उपचार। अत्यधिक विषाद, अत्यधिक विषाद अगर है आपको, घोर विषाद में अगर आप डूबल हैं तो भी काम में आएगा रेशनल इमोटिव थेरेपी। समाज विरोधी व्यवहार, समाज विरोधी अगर व्यवहार है तो उसमें भी आएगा। और दिन प्रतिदिन के समायोजन में अगर कठिनाई हो रहा है किसी से बातचीत करने में, ठीक है, एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं आप अगर, तो उसमें भी फायदा पहुंचाता है कौन? रेशनल इमोटिव थेरेपी, उसका प्रभाव पड़ता है, कम कर सकते हैं इसको हम लोग अगर न कठिनाई अनुभव हो रहा है तब। कहता आरएटी द्वारा किस टाइप के व्यवहार में कमी आती है? अब यहाँ पे जो है टाइप दिया हुआ है, किस टाइप का बिहेवियर में कमी आती है, किसके द्वारा? आरईटी के द्वारा। तो ए यानी टाइप ए बिहेवियर, टाइप बी बिहेवियर, टाइप सी या टाइप डी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी टाइप ए बिहेवियर। टाइप ए बिहेवियर जो होता है उसमें कमी आती है। टाइप ए बिहेवियर ना, एक बिहेवियर देखिए आपको समझा देते हैं, आप लोग कभी पढ़ेंगे टाइप 1 टाइप 2। एक बिहेवियर क्या होता है, एक बिहेवियर में क्या होता है कि सही लिखा रहता है आप उसको गलत बोलते हैं, और एक बिहेवियर में क्या होता है गलत लिखा आप सही बोलते हैं, सॉरी गलत लिखा आप सही बोल रहे हैं। तो टाइप 1 टाइप 2 यही हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है शोधकर्ताओं के द्वारा, किसके द्वारा? शोधकर्ताओं के द्वारा कहा गया कि रेशनल इमोटिव चिकित्सा डैश विकास करने में भी मदद करता है। तो इनमें से वो कौन सा विकास है जिसको मदद करता है? तो गुणात्मक आत्मसंप्रत्यय, वर्तमान आत्मसंप्रत्यय, प्राचीन आत्मसंप्रत्यय या उचित आत्मसंप्रत्यय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये गुणात्मक आत्मसंप्रत्यय, ठीक है। माफ कीजिएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा ना आंसर, गुणात्मक आत्मसंप्रत्यय, वर्तमान आत्मसंप्रत्यय, प्राचीन आत्मसंप्रत्यय या उचित आत्मसंप्रत्यय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उचित आत्मसंप्रत्यय, उचितात्म संप्रत्यय। एक और बात, अगर हमसे कुछ गलती हो जाता है तो हम उसके लिए माफी मांग लेते हैं या एक्सेप्ट कर लेते हैं, ताकि आप लोग को गलत नॉलेज ना मिले, जो भी मिले सही मिले। गलती मेरा हो कोई दिक्कत नहीं है, गलत होगा मांग लेंगे माफी, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? इसके बाद हम लोग कहता इनमें से किसके उपचार के लिए, इनमें से किसके उपचार के लिए रेशनल इमोटिव चिकित्सा उपयुक्त नहीं है। लेकिन ना हम लोग को नहीं जानना चाहिए कि किसके लिए उपयुक्त नहीं है, रेशनल इमोटिव चिकित्सा के लिए कौन उपयुक्त नहीं है, हम लोग को जानना चाहिए कौन सा उपयुक्त है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप पहले ना, ओग्राफोबिया, ओग्राफोबिया के लिए ये उपयुक्त नहीं है, ईमानदारी बताते हैं आप लोग को। और सामाजिक चिंता के लिए भी उपयुक्त नहीं है। ये ज़्यादातर उपयुक्त है आत्मकथन यानी नंबर 2 के लिए, और नंबर 4 समायोजन यानी एडजस्टमेंट के लिए, इसके लिए ये उपयुक्त है। यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है रेशनल इमोटिव थ्योरी का जो उपयोग होता है 1979 में इसको ना एटी बैक द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एटी बैक, एटी बैक, याद रखिएगा आप लोग। आरईटी का संबंध किससे है? तो एटी बैक से है। के अनुसार किस रोगियों के उपचार के लिए 1979 का बात करेगा तब, मतलब किस रोगियों को उपचार के लिए उपयोग किया गया था जब 1979 में इन्होंने तैयार किया था? तो चिंता विकृति, ओगोराफोबिया, विषाद रोगी या दुर्भिति के लिए? तो चिंता विकृति सही है, ठीक है। इसके बाद चिंता विकृति के बाद विषाद रोगी के लिए भी सही है, और दुर्भिति यानी फोबिया इसके लिए भी सही है। कहता है कि अतार्किक स्कीमा
जो होता है रोगी को, किसको, रोगी को। अतार्किक स्कीमा रोगी को किस किस के बारे में निराशावादी ढंग से सोचने के लिए मजबूर करता है। किस किस के बारे में निराशावादी ढंग से सोचने के लिए मजबूर करता है। कौन? अतार्किक स्कीमा अपने बारे में सही है, अपने दुनिया के बारे में सही है, अपने भविष्य के बारे में सही है, अपने पर्यावरण के बारे में सही है, तो सबका सब सही है इसमें। यानी अतार्किक स्कीमा रोगी को इस सब निराशावादी के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है। यहाँ पे कह रहा है कि अतार्किक स्कीमा रोगी जिसे अतार्किक चिंतन के कारण, किस चिंतन के कारण? अतार्किक चिंतन के कारण यह रोग उत्पन्न हो जाता है रोगी में। इसको जो है इस तरह के बारे में निराशावादी ढंग से सोचने को इनमें से क्या नाम दिया गया है? ये जो अतार्किक स्कीमा रोगी है, इस तरफ जो सोच रहा है अपना भविष्य के बारे में, वर्तमान के बारे में, फिर अपने बारे में सिर्फ, ठीक है, तो इसको क्या नाम दिया गया? संगणात्मक प्रीति, संगणात्मक त्रिक, संगणात्मक विकृति या संगणात्मक विपक्ष। अगर आपको क्वेश्चन आता है वीडियो पॉज करके मार सकते हैं पहले, फिर बाद में देख लीजिएगा। तो संगणात्मक त्रिक, इसका क्या नाम दिया गया है? संगणात्मक त्रिक। कहता है कि बेक के द्वारा, किसके द्वारा? बेक के द्वारा कहता विकृति चिंतन के कई प्रकारों का वर्णन किया गया। कौन चिंतन? विकृति चिंतन के बारे में बहुत सारा प्रकार है, ठीक है, वर्णन किया गया। इनमें से वह कौन सा है, यानी कौन कौन सा इसमें विकृति चिंतन का प्रकार है? ठीक, तो मनचाहा अनुमान, हाँ है, ये भी जो है ना विकृति चिंतन का ही प्रकार है, मनचाहा अनुमान, ठीक है, यानी आर्बिटरी इन्फ्रेंस, ठीक है। इसके बाद मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन भी है, न्यूनीकरण भी है, चयनात्मक चिंतन भी है, अति सामान्यकरण भी है और व्यक्तिकरण भी है। ये सभी जो है ना विकृति चिंतन के प्रकार है। कौन कौन? तो मनचाहा अनुमान, आवर्धन, न्यूनीकरण, चयनात्मक चिंतन, अति सामान्यकरण और व्यक्तिकरण। टेंशन न लें, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम बात चर्चा करेंगे अभी तुरंत। तो आप लोग इसको समझिएगा एग्जाम्पल के द्वारा, मज़ा भी आएगा। हमने मतलब आप लोग के लिए बनाए हैं इसको। कहता एक बच्चे को दूसरे बच्चे के द्वारा अपने घर पर बर्थडे पर बुलाया नहीं गया। एक बच्चे को दूसरे बच्चों ना घर पर नहीं बुलाया, ठीक है, नहीं गया, और वह सोचता है कि मैं इस योग्य नहीं हूँ, वह मुझे इसलिए नहीं बुलाया। यह किस प्रकार का उदाहरण है? पानी का बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो अनुमान, संगणात्मक अनुमान, मनचाहा अनुमान या प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक अनुमान। तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि आपने अभी थोड़ा देर ऊपर पहले पढ़ा था। मनचाहा अनुमान, ठीक है, यानी अपने मन से चाह लिया कि वो मुझे क्यों नहीं बुलाया। इसमें आप कुछ भी बोल सकते हैं, हो सकता है आपको कोई शादी में न बुलाया हो, ठीक है, तो इसको कहते हैं मनचाहा अनुमान। इसके बाद क्या कह रहा है कि यहाँ पे पूरा निकलेगा, हाँ, किसी संस्था का ऑर्गेनाइजर पूरी संस्था को अच्छी तरह से चलाता है। बिल्कुल सही है, एकदम पूरा बढ़िया चलाया, ठीक है, यानी कोई स्कूल है, उसका टीचर स्कूल को बहुत अच्छा तरह से चला रहा है, पर अंत में उसे पता चलता है कि उसने सभी को धन्यवाद नहीं किया। तो यह किस प्रकार का उदाहरण होगा? यानी स्कूल में जो टीचर हैं बढ़िया से चला, लेकिन आज सुबह में क्या किया, प्रार्थना नहीं करवा पाए। यह किस प्रकार का उदाहरण है? आवर्धन, संवर्धन, प्रवर्धन या प्रावर्धन। तो आप लोग भी इसको मार ही दीजिएगा, क्योंकि ऊपर में आप लोगों ने देख चुके होंगे आवर्धन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ना अपने आप को कोसता है, अरे मिस हो गया थोड़ा सा, मतलब नहीं मान रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, उसको आवर्धन कहते हैं, यानी मैग्निफिकेशन कहते हैं उसको। इसके बाद कहता अगर राम जी सोचते हैं, राम भगवान जो थे हम लोग के, अगर राम जी सोचते हैं कि वह रावण को सिर्फ हनुमान जी की वजह से हरा पाए, तो उनका यह वाक्य इनमें से किसको प्रदर्शित करता है? यहाँ इनमें होगा, ठीक है। आप लोग कोई बात नहीं है, सेंटेंस तो हम पढ़ ही रहे हैं,
इनमें से किसको प्रदर्शित करता है? इम्यूनीकरण, किसको? इम्यूनीकरण, न्यूनीकरण, कार्यकरणीकरण या कौशलात्मककरण। क्या आप लोग के लिए छोड़ दें क्या हम? ये वाला कहिएगा तो छोड़ देंगे आप लोग के लिए। ये वाला जो हो गया न्यूनीकरण, क्योंकि अपने आप को क्या मानते हैं? मतलब कम आंकते हैं। क्या आंकते हैं? कम। न्यूनीकरण नंबर 2 सही है, यानी मिनिमाइजेशन। इसके बाद कह रहा है कि न्यूनीकरण इनमें से किसका विपरीत है? एगो तो हनुमान जी, देखिए राम जी तो मार ही सकते हैं ना रावण को, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने सब ढार दिया किस पे? हनुमान जी पे, कि जो किया हनुमान जी किया है। ठीक है, सोचते हैं ऐसा, तो ये न्यूनीकरण का निशानी है। परंतु अगर कहता है न्यूनीकरण इनमें से किसका विपरीत है, यह घटना किसको बताता है? तो यह घटना बताता है किसको? संवर्धन को, प्रवर्धन को, प्रशिक्षण को या आवर्धन को? तो यह बताता है आवर्धन को। क्यों? क्योंकि वो अब उसमें क्या करता है, सब अपने आप को दोषी ठहराता है कि जो हुआ है मेरे चलते हुआ है, लेकिन राम जी तो उस पर ठहरा रहे हैं, तो न्यूनीकरण हुआ। और जो हुआ मेरे, मतलब मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, सब हम हैं, सब जो भी है, तो यह आवर्धन का निशानी है। तो न्यूनीकरण का अपोजिट आवर्धन आप लोग के लिए बनाए थे हम विशेषकर। कहता है कि किसी समस्या का समाधान करने में व्यक्ति किसी एक खास परिस्थिति पर ही ध्यान देता है। अगर कोई व्यक्ति समस्या का समाधान करता है ना, तो खास चीज पर वो एक ही चीज पे ध्यान देता है। जैसे पंखा बनाने जाइएगा, फट से कह देगा कॉइल जला है आपका, तो अन्य परिस्थिति का अवलोकन नहीं करता, कुछ देखता सुनता नहीं है, डायरेक्ट बोल देगा पंखा नहीं चल रहा, वो कॉइल जला हुआ, डायरेक्ट। तो यह किस प्रकार का उदाहरण होगा? यह किस प्रकार का उदाहरण होगा? संगणात्मक चिंतन, गुणात्मक चिंतन, चयनात्मक चिंतन या प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक चिंतन? तो यह ना चयन कर लिया है, इसीलिए उसका चयनात्मक चिंतन के अंतर्गत ही वाला आएगा। ठीक है, इसके बाद कहता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर एक ही बार में निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि यह अच्छा व्यक्ति है। तो यह उदाहरण किसको दर्शाता है? टीवी में देखते होंगे ना, क्या करता है हीरोइन सबको पटाने के लिए, हीरो एक बार में देखिए दिखाएगा कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, उस पर प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। ये तो किसका उदाहरण है? तो सामान्यकरण, अति सामान्यकरण, बहुकरण या लघु सामान्यकरण? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2, अति सामान्यकरण। ठीक है, एक ही बार में निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि बिल्कुल सही आदमी है, तो वह अति सामान्यकरण में आता है। इसके बाद कहता है कि दो भाई जब लड़ाई करता है ना, तो जिस भाई का गलती नहीं था, जिस भाई का गलती नहीं था, वो भाई कहता है पिता से कि मैं दोषी हूँ, मेरा गलती है। तो यह किस पर, मतलब ये किसको दर्शाता है? दोषीकरण, अदोषीकरण, व्यक्तिकीकरण या भाईकरण? तो यह किसको दर्शाता है? यह दर्शाता है व्यक्तिकीकरण को, यानी गलती न होते हुए भी गलती एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, जो भाई, वो आता है व्यक्तिकरण में। बहुत ज्यादा बड़ा हो गया क्वेश्चन ही वाला। कहता है किसी चिकित्सा द्वारा व्यक्ति में प्रयोगात्मक अपूर्वग्राही व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित कर अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सके तथा स्वयं ही अपने गलत विश्वासों को हटा सकने में समर्थ करने का प्रयास क्या कहलाता है? यानी कहने का तात्पर्य इसका क्या था? किसी चिकित्सा द्वारा अगर व्यक्ति में ना अपने अपूर्वग्राही, मतलब पूर्वाग्राही से पीड़ित है और उसको जानकारी प्राप्त हो गया, उसको पूर्वाग्राही से पीड़ित है, उसको हटाने का प्रयास करता है या समर्थन मिलता है उसको हटाने का। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आता है? बेक का संगठनात्मक चिकित्सा, रेवेंट प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस चिकित्सा, तनाव बहुआयामी चिकित्सा या तनाव टीकाकरण चिकित्सा? तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है बेक का संगठनात्मक चिकित्सा। कहता है कि बेक के संगठनात्मक चिकित्सा द्वारा रोगी के कितने संबंधित उपायों पर बल डाला गया है, यानी रोगी का ना उपाय करने के लिए कितना संबंधित उपायों पर बल डाला गया है? तो 2, 3, 4 या 5? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। क्या हो जाएगा?
5, यानी बेक के संज्ञानात्मक चिकित्सा द्वारा रोगी का जो ना 5 संबंधित उपाय पर बल डाला गया विशेषकर। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि बेक के संज्ञानात्मक चिकित्सा द्वारा रोगी के कितने संबंधित उपाय पर बल डाला गया है? 5। तो हम देख लिए। अब इसमें से आपको चुनना है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे लिखा है इनमें से कौन नहीं है, इनमें से कौन नहीं है, तो इसको आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो नहीं वाला को हम चुन लेंगे, बाकी सबको रख लेंगे, और चुन के नहीं वाला को फेंक देंगे उठा के, क्या उसको तो हमको याद रखना नहीं है, एग्जाम में तो आएगा नहीं, ठीक है। तो संबंध की पहचान करना बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, यानी संबंध की पहचान करना संज्ञानात्मक चिकित्सा में उपाय है ही। परिणामों को मॉनिटर करना, जो परिणाम आता है उसको भी देखते हैं, ये भी एक उपाय है। आंतरिक प्रक्रिया को रोकना बिल्कुल गलत, आंतरिक प्रक्रिया को हम क्या, कोई भी नहीं रोक सकेगा, ठीक है। सबूतों की परख करना, जो सबूत होते हैं उसको परखना, वो भी आता है इसी के अंतर्गत, ठीक है। तो उसको आप लोग ध्यान देना है। कथा अधिक वास्तविक व्याख्या प्रस्तुत करना, हाँ इस पे भी ध्यान देना आप लोग को। और समस्याओं के साथ ठीक ढंग से निपटना, समस्याओं के साथ ठीक ढंग से निपटना, ये भी इसके अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए क्या कह रहा है कि बेक का संज्ञानात्मक चिकित्सा में किसके, सबसे पहले एक और बात, आप लोग ना वीडियो को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए। सिर्फ क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, कोई बात नहीं, देखिए लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों कर लीजिए बता देते हैं आपको। क्योंकि यूसिट नेट से संबंधित, मनोविज्ञान से संबंधित, अगर आपका सब्जेक्ट मनोविज्ञान है तो फिक्स है कि आपके लिए फायदेमंद का चैनल है ये, आपके लिए चैनल है, श्योर हो जाइए। क्योंकि मनोविज्ञान से संबंधित हम वीडियो डालते हैं, जो चैप्टर खोजिएगा सो चैप्टर आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है। किसी भी एग्जाम के लिए, कंपटीशन के लिए, चाहे सेट हो, नेट हो, गेट हो, टेट हो, किसी के लिए भी, पीएचडी आप कर रहे हैं, किसी के लिए भी अगर आप देख लीजिएगा तो निश्चिंत रहिए, क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। कहता बेक का संज्ञानात्मक चिकित्सा में किनके बीच संबंधों की पहचान, और आप तो सब्सक्राइब कीजिए ही कीजिए, अपने दोस्त को भी भेजिए, आपसे मोटिवेट होकर ही वीडियो और हम अपलोड करेंगे। बेक के संज्ञानात्मक चिकित्सा में किनके बीच संबंधों की पहचान करना बताया गया है? बुद्धि, संज्ञान, संवेग या व्यवहार। तो बेक का संज्ञानात्मक चिकित्सा में किनके बीच संबंध का पहचान करना नहीं बताया गया, या माफ कीजिए नहीं होगा, ठीक है। और इसमें हो जाएगा किसका, संज्ञान का, संवेग का, व्यवहार का, ठीक है। कहता है बेक का संज्ञानात्मक चिकित्सा में किस परिणामों को मॉनिटर किया गया है? नकारात्मक संज्ञानात्मक तरीके को मॉनिटर किया गया है, सकारात्मक संज्ञानात्मक तरीके को, या गुणात्मक संज्ञानात्मक तरीके को, या प्रत्यक्ष के संज्ञानात्मक तरीके को? तो किसको किसको मॉनिटर किया गया है? तो यह मॉनिटर किया गया है इसको, नकारात्मक संज्ञानात्मक तरीके को। क्वेश्चन थोड़ा ये देख लेते हैं कि बेक के संज्ञानात्मक चिकित्सा में किनके बीच संबंधों की पहचान करना बताया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा कि संज्ञान, संवेग और व्यवहार, ये तीनों, ठीक है। इन तीनों के बीच में ना संज्ञान में क्या किया जाता है, चिकित्सा में ना ये तीनों को देखा जाता है और इसी के आधार पर ना पहचान किया जाता है, ठीक है। तो ये तीनों होगा, हाँ। कहता है बेक का संज्ञानात्मक चिकित्सा में किसकी पक्ष तथा विपक्ष में सबूतों की परख करता है? यानी जो संज्ञानात्मक चिकित्सा है बेक का, उसका किसका पक्ष और विपक्ष में क्या करता है, सबूत का परख करता है। वैधता में, कि मूल्य में, कि विश्वास या विकृति? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4, यानी विश्वास और विकृति के पक्ष और विपक्ष में सबूतों की परख करता है। कौन? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, किसका, बेक का। कहता बेक का, यहाँ बेक होगा, आप लोगों को पता है पहले से। बेक का संज्ञानात्मक चिकित्सा गलत एवं अनुचित संज्ञानों के विकल्प के रूप में डैश में अधिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। किस में? संयोजन में, व्यवहारिक में, संज्ञानात्मक में, या वास्तविक में? यानी कह रहा है कि बेक का जो संज्ञानात्मक चिकित्सा है ना, इसमें गलत एवं अनुचित संज्ञान के विकल्प के रूप में
अधिक व्याख्या प्रस्तुत करता है, अधिक। तो ये अधिक वास्तविक व्याख्या प्रस्तुत करता है। क्या करता है ये? अधिक वास्तविक व्याख्या प्रस्तुत करता है। कहता है कि बेक का संज्ञानात्मक चिकित्सा में रोगी समस्याओं से कैसे समस्या का समाधान करता है? व्यापारिक कार्य करके, या गृह कार्य करके, या कार्य कौशल उपायों का रिहर्सल करके, या चिंतन उपायों का रिहर्सल करके। तो इसमें ना गृह कार्य करके नंबर 2, यानी बेक का जो संज्ञानात्मक चिकित्सा है, ठीक है, उसमें रोगी की समस्याओं का जो ना उपचार कैसे किया जाता है? गृह कार्य करके, उसको गृह कार्य करके भी किया जाता है, और चिंतन उपायों में रिहर्सल, यानी चिंतन का जो उपाय है उसका रिहर्सल करवा के, ठीक है। कहता है कि किनके अनुसार बेक का संज्ञानात्मक चिकित्सा में कहा कि, क्या कहा कि रोगी को अनुभव युक्त करना, रोगी को क्या करना? अनुभव, यानी अनुभव होना चाहिए उसमें, तथा परामर्श के द्वारा भीतर या बाहर की परिस्थिति में नकारात्मक योजना को अनुकूलतम ढंग में, नकारात्मक योजना को हटा के सकारात्मक ढंग में बदलना। ठीक है, किनके अनुसार? डेविडसन, नील, इवान डॉटसन या फ्रेडी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेविडसन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेविडसन। और दूसरा क्या हो जाएगा? नील। ये दोनों ने बात कहा था। अब बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन के लिए, यानी क्वेश्चन नंबर 47। कहता है कि मिलर तथा वन मैन के अनुसार, किसके अनुसार? मिलर और वन मैन के अनुसार बेक का संज्ञानात्मक चिकित्सा में इसके उत्तर में उपचार प्रभाव का आकार कितना था? उपचार प्रभाव का आकार कितना था? 0.53, 0.63, 0.73 या 0.83? क्वेश्चन फिर से बताते हैं। कहता मिलर तथा वेन के अनुसार बेक का जो संज्ञानात्मक चिकित्सा था ना, इसमें जो उत्तर आया उसका उपचार प्रभाव का आकार कितना था? तो आंसर हो गया 83। क्या हो गया? 83। ठीक है। लेकिन मिलर तथा वार्मेन के अनुसार बेक का संज्ञानात्मक चिकित्सा उपचार का मध्य प्रभाव, यह मध्य प्रभाव का बात कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या उत्तर उपचार प्रभाव का बात कर रहा था, यहाँ मध्य प्रभाव का बात कर रहा है। तो मध्य प्रभाव कितना था? 21, 0.21, 0.22, 0.24, या हम लोग डेसिमली बोल सकते हैं इसको, या 25। तो कितना था इसका? इसका था 21। कितना था? 21। नंबर 1 आंसर इसका सही है। कहता है डॉप्सन द्वारा, किसके द्वारा? डॉप्सन 1989 के अनुसार बेक का संज्ञानात्मक चिकित्सा में अन्य चिकित्सा की तुलना में डैश उन्नति अधिक होता है। तो किसका उन्नति अधिक होता है डॉप्सन के अनुसार संज्ञानात्मक चिकित्सा में? अन्य चिकित्सा की तुलना में अल्पकालीन, लघुकालीन, अति दीर्घकालीन या दीर्घकालीन किसका होता है? तो लघुकालीन का, मतलब अन्य की तुलना में ना, अन्य चिकित्सा की तुलना में लघुकालीन की उन्नति अधिक होता है। कह रहा है यहाँ पे कि किनके द्वारा 1982 में यह कहा गया कि बेक का संज्ञानात्मक चिकित्सा में विषाद रोगियों का उपचार उपयुक्त तरीके से नहीं होता है। तो ये आलोचक थे। तो यह बात किसने कहा कि विषाद रोगियों का उपचार ना सही तरीका से नहीं हो रहा है? डेविडसन, लेविन, विने या रस? तो क्या हो जाएगा आंसर? रस। रस ने बात कहा था। कह रहा है क्या कि तनाव टीका चिकित्सा यह एक तरह का आत्म निर्देशक विधि है। इसके कितने चरण होते हैं? 3, 6, 12 या 15? इसके होते हैं 3 चरण। कितने चरण होते हैं? 3 चरण। किसका? तनाव टीका चिकित्सा का। कितने चरण? 3 चरण। याद रखिएगा तनाव का। जब तनाव टीका का होता है तो उनका नाम क्या है? ये तो हम जान रहे हैं आप लोग कि इसके बाद का क्वेश्चन यही पे होगा हम लोग का, क्योंकि हम तो स्टोरी की तरह क्वेश्चन बनाते हैं ताकि आप लोग को पूरा समझ में आ जाए A to Z। आप लोग ना सब्सक्राइब कीजिए, लाइक मत कीजिए, कोई बात नहीं है,
सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको दोस्तों को भी पता चले, ठीक है, कि साइकोलॉजी वर्ल्ड का चैनल है जिसमें सिर्फ मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन डाला जाता है। चलिए, तो कह रहा है कि नाम क्या क्या है, तो उसका नाम है निर्देशन पूर्वाभ्यास की तैयारी की अवस्था, है कि नहीं है, तो नहीं, ये नहीं है। संगणनात्मक तैयारी की अवस्था, हाँ है। ये जो तनाव टीका चिकित्सा है, इसका आत्मनिर्देशन विधि है, ठीक है ना, इसके 3 चरण होते हैं। ये तनाव टीका चिकित्सा क्या है, एक आत्मनिर्देशक विधि है। इसके चरण कितने होते हैं, 3। तो पहला है संगणनात्मक तैयारी की अवस्था, दूसरा अधिग्रहण एवं पूर्वाभ्यास की अवस्था, और तीसरा उपयोग एवं अभ्यास की अवस्था। चलिए, ये देखिए, अब क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा। क्यों मजा आएगा, क्योंकि अभी जो हम 3 को बताएं उसी में से वो आपको चूज करना है। कहता है रोगी जो होते हैं अपने रोग के बारे में बताता है, किसके बारे में, रोग के बारे में, तथा आत्मकथनों को सीखता है, और आत्मकथन को सीखता है, और काल्पनिक परिस्थिति में ही उनका अभ्यास करता है, ओरिजिनल नहीं, काल्पनिक। यह किस प्रकार की अवस्था है, तो संगणनात्मक, अधिग्रहण एवं पूर्वाभ्यास, या उपयोग एवं अभ्यास की अवस्था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अधिग्रहण एवं पूर्वाभ्यास। पहले उसको ग्रहण किया और उसको अभ्यास कर रहा है, वो भी काल्पनिक, इसीलिए अधिग्रहण एवं पूर्वाभ्यास की अवस्था। इसके बाद आत्मकथन, कौन कथन, आत्मकथन को, तथा आत्मकथन को चिकित्सक एवं रोगी दोनों मिलकर तैयार करते हैं। चिकित्सक और रोगी दोनों मिलकर आत्मकथन को तैयार कर लिया कि ऐसा ऐसा आपको तकलीफ है, ठीक है, तथा समाधान करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। यह किस प्रकार की अवस्था है, संगणनात्मक तैयारी की अवस्था, अधिग्रहण पूर्वाभ्यास की अवस्था, या उपयोग एवं अभ्यास की अवस्था। तो क्या हो जाएगा, संगणनात्मक तैयारी की अवस्था, ठीक है। कह रहा है रोगी को वास्तविक परिस्थिति में रखकर, रोगी को जो है ना वास्तविक परिस्थिति, जिस परिस्थिति में है उसी परिस्थिति में रखकर चिकित्सक उसे धीरे धीरे तनाव उत्पन्न करने वाले परिस्थिति में रखकर उसका आत्मविश्वास को बढ़ाता है। क्या करता है, उसको आत्मविश्वास को बढ़ाता है। यह किस प्रकार की अवस्था है, यह किस प्रकार की अवस्था है, संगणनात्मक तैयारी की अवस्था, अधिग्रहण एवं पूर्वाभ्यास की अवस्था, या उपयोग एवं अभ्यास की अवस्था। तो आप लोग मार लीजिएगा, काहे कि उधर 2 तो मराइए गया, तो लास्ट में यही बचलता है ना, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 56 अब तो खत्म होने वाला है कुछ देर में। आपको पहले ही पता है मेरा घर साइड में रोड है, मतलब रोड के साइड में घर है, इसके वजह से थोड़ा गाड़ी घोड़ा का आवाज़ आता है, आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि तनाव टीका चिकित्सा द्वारा डैश समस्याओं का उपचार किया जाता है। किस समस्या का, संविदा, नैदानिक, संज्ञान, या प्रतिक्षण। तो यह नैदानिक, क्या होगा, नैदानिक, यानी नैदानिक समस्याओं का उपचार किया जाता है तनाव टीका चिकित्सा द्वारा। कह रहा है तनाव टीका चिकित्सा द्वारा नैदानिक समस्याओं का उपचार जो किया जाता है, तो मैकेनवाम ने 1975 में इस विधि का उपयोग किस लिए किया था। इस विधि का उपयोग ना मैकेनवाम ने किया था 1975, लेकिन जब मैकेनवाम का बात आएगा तब ये इस पे मारिएगा जो अभी आप मारने वाले हैं। किसका, ये मैकेनवाम का, किसका, मैकेनवाम का। देखिए यहाँ लिखा है, अब सूझेगा आपको, इंग्लिश वाला के लिए भी कर दिया हम, थोड़ा सा नहीं हो पाया, मैकेनवाम, ठीक है, मैकेनवाम। तो 1975 में इन्होंने ना तनाव टीका चिकित्सा का जो उपयोग किया था, किस लिए किया था, चिंता के उपचार में, या विकृति के उपचार में, या व्यवहार समस्या के उपचार में, या संगठनात्मक समस्या के उपचार में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चिंता के उपचार में। किसके उपचार में, चिंता। यहाँ पे तनाव टीका चिकित्सा द्वारा नैदानिक समस्याओं का जो उपचार किया जाता है, तो ठीक है, टर्क, यहाँ मनोवैज्ञानिक का नाम है टर्क, वहाँ मैकेनवाम था, यहाँ टर्क है।
टर्क ने 1974 में इस विधि का जो उपयोग किया था तो किस लिए किया था टर्क ने? मैकेनम हम तो बता दिए, हम लोग टर्क में आ गए। तो परिवार समस्या के निवारण में कि समाज समस्या का निवारण में या अपने दर्द निवारण में या संगठनात्मक समस्या निवारण में, किस में किया था? तो यह जो किया था अपने दर्द के निवारण में, अपने दर्द के निवारण के लिए टर्क ने किया था। ठीक है, नैदानिक समस्या का उपचार मतलब तनाव टीका के द्वारा। इसी तरह यह भी है, तथा तनाव टीका चिकित्सा द्वारा नैदानिक समस्याओं का जो उपचार किया जाता है, तो यहाँ वालर स्कीम है। कौन स्कीम? वालर। 1979 में इस विधि का उन्होंने उपयोग किस लिए किया था बताइए? तो टाइप ए व्यवहार, टाइप डी, टाइप बी या टाइप सी, हमको लगता है आप लोग मार लीजिएगा इसको। तो टाइप ए व्यवहार का उपचार में, किसमें? टाइप ए व्यवहार का उपचार में। कौन? वालर स्कीम हट गया है, वालर स्कीम द्वारा। ठीक है, अब तो कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, सिर्फ बहुत गर्मी लग रहा है हमको भी। कहता है बहुआयामी चिकित्सा का विकास किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया? किसका विकास? बहुआयामी चिकित्सा का विकास। लेविस, जॉनसन, काटे या लेजारस? आप लोग यहाँ दिख भी गया होगा थोड़ा सा, लेजारस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेजारस। ठीक है, यानी बहुआयामी चिकित्सा का जो विकास है लेजारस के द्वारा किया गया था। यही गड़बड़ हो गया हमसे। अभी यहाँ पे क्लिक करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पे क्या बोल रहा है? बहुआयामी चिकित्सा के अनुसार कितने आयामों को संग्रह किया गया था? और यह लेजारस के द्वारा तो किया गया था, लेकिन कितने आयाम को इसमें क्या किया गया था? संग्रह किया गया था। 3, 5, 7 या 9? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, बहुआयामी चिकित्सा के अनुसार थोड़ा सा डाउट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पता चल जाएगा हमको भी। हमको लगता है इसका 1 नंबर आंसर सही है। नहीं सॉरी, माफ कीजिएगा, 7 ही है इसका आंसर। ठीक है, यानी बहुआयामी चिकित्सा के अनुसार कितने आयामों का संग्रह होता है? 7। अब देखिएगा, बहुआयामी चिकित्सा के अनुसार जो 7 आयामों का संग्रह होता है उनके नाम ये दिए गए हैं। तो क्या क्या नाम है? व्यवहार, भावनात्मक प्रक्रिया, संवेदना है, प्रतिमा है, संज्ञान है, अंतर्व्यक्तिक संबंध है और औषध है। और क्या है? औषध। चलिए याद कर लीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 63 में कहता है कि बहुआयामी चिकित्सा के 7 आयामों को ना लेजारस ने संक्षिप्त रूप में अन्य क्या नाम दिया है? BAID, BASID या BASIID या बेसिक आईडी? तो इसका नाम दिया गया है बेसिक आईडी। ठीक है, ये 7 गो है, 7 गो नाम होता है उसका, B से, A से, S से, I से, C से, I से, D से, इसीलिए इसका नाम दिया है बेसिक आईडी। लेजारस ने दिया है नाम इसका। 7 आयाम बहुआयामी चिकित्सा का। और बस 2-3 क्वेश्चन। बहुआयामी चिकित्सा में जो चिकित्सा रोगी की समस्या को विभिन्न दृष्टिकोण से पहचानता है और डेस के द्वारा रोगी का उपचार करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि बहुआयामी चिकित्सा में चिकित्सक जो है ना रोगी की समस्या को विभिन्न दृष्टिकोण से पहचानता है और उसको क्या करता है? उसको डेस से रोगी का उपचार करता है। तो विक्षेपण दृष्टिकोण या क्षेत्रीयकरण दृष्टिकोण या विस्तृत दृष्टिकोण या प्रशिक्षण दृष्टिकोण? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विस्तृत दृष्टिकोण के द्वारा रोगी का उपचार करता है। यहाँ पे देखिएगा, बहुआयामी चिकित्सा के बारे में इनमें से क्या सत्य है? बहुआयामी जो चिकित्सा है तो इनमें से क्या सत्य है? इसका संचालन कठिन एवं जटिल कार्य है। सही बात है, जो बहुआयामी चिकित्सा है ना इसका संचालन बहुत जटिल कार्य और कठिन कार्य है। इसमें चिकित्सक को कुशल एवं सूझबूझ वाला होना चाहिए, तो ये होता है। यानी चिकित्सक जो है जब कठिन कार्य है तो उसको सूझबूझ वाला तो टीचर चाहिए। इसके समस्या का सामना खुले विचार से करना चाहिए। गलत। इससे समस्या का विश्लेषण किसी विशेष विषय क्षेत्र से होता है। गलत। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 में देखिए,
कहता है सीबीटी द्वारा इनमें से किसका उपचार किया जाता है। तो ये सब ना उपचार करने वाला का नाम है, आप लोग मार लीजिएगा स्क्रीनशॉट और याद कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए, ठीक है। मोटिवेट होकर हम वीडियो बनाते रहेंगे आप लोग के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, जय माता दी।